नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की खबरों का खास बुलेटिन मनी टाइम। आज की पहली खबर आपको खुश कर देगी। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की खबरों के बीच सोना सस्ता हो गया है। दिल्ली में सोने की हाजिर कीमत में 563 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद सोने की कीमत घटकर 48,215 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। सोने की तरह चांदी की कीमत भी 1,186 रुपए टूटकर 62,792 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वीपी कमोडिटीज रिसर्च नवनीत दमानी ने कहा कि यूएस फेडरल रिजर्व की घोषणा और यूक्रेन पर अनिश्चितता से सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दबाव आया है, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी देखा गया। फेड प्रमुख जेरोम पोवेल के बयान का दिखा भारतीय बाजारों पर बुरा असर। यूएस फेडरल रिजर्व प्रमुख जेरोम पोवेल के मार्च तक ब्याज दर बढ़ाने की बात का बुरा असर भारत पर तुरंत देखने को मिला है। 27 जनवरी को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 30 पैसा लुढ़क कर 75 रुपए से ऊपर पहुंच गया। इतना ही नहीं, बीएसई का सेंसेक्स 581 अंक गिरकर 57,276 अंक के स्तर पर और निफ्टी 167 अंक की गिरावट के साथ 17,110 अंक के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आई इस गिरावट से निवेशकों को 2,80,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। और एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री को लगी ओमिक्रॉन की नजर। जी हां, रोजमर्रा के सामान जैसे तेल, साबुन, मंजन आदि बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियों को ओमिक्रॉन की बुरी नजर लग गई है। जनवरी के पहले 15 दिनों में एफएमसीजी की बिक्री एक महीने पहले की तुलना में 9.9% घट गई है। ओमिक्रॉन को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से किराना दुकानों की बिक्री इस दौरान 8.4% घटी है। आंकड़ों के मुताबिक पैकेज्ड फूड की मांग 22.8% और ब्रेवरेजेस की मांग 12.5% कम हुई है। कन्फेक्शनरी यानी बेकरी प्रोडक्ट की बिक्री 12% घटी है। यात्रा कम होने और ज्यादातर लोगों के घर से काम करने की वजह से आउट ऑफ होम कंजप्शन कम हो गया है, जिसकी वजह से पैक्ड फूड और ब्रेवरेजेस की बिक्री घट गई है। और दिल्ली में कोविड प्रतिबंधों में छूट दी गई है। राजधानी दिल्ली में कोविड प्रतिबंधों में कुछ छूट दी गई है। दिल्ली में दुकानों के लिए ऑड इवन सिस्टम और वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। इससे कारोबार के हालात काफी हद तक सामान्य हो सकेंगे और व्यापार को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि दिल्ली में जिम, स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। और IMF ने कहा कि बिटकॉइन नहीं है लीगल टेंडर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने के अल सल्वाडोर के फैसले पर आपत्ति जताई है। IMF ने कहा कि अल सल्वाडोर को लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन के उपयोग को तत्काल बंद कर देना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े बड़े जोखिम को देखते हुए IMF ने यह कदम उठाया है। अल सल्वाडोर ने सितंबर में बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित किया था और यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सभी लेनदेन में बिटकॉइन के उपयोग को मंजूरी दी है। एयर इंडिया के बिकने से चमकी LIC की बैलेंस शीट। जी हां, सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने एयर इंडिया से अपना पूरा निवेश मुनाफे के साथ निकाल लिया है। एयर इंडिया ने LIC को 3,800 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान किया है। LIC ने एयर इंडिया के डेट इंस्ट्रूमेंट में 3,000 करोड़ का निवेश किया था, तो उस हिसाब से LIC को 800 करोड़ का फायदा हुआ है। हैंडओवर से पहले एयर इंडिया ने कर्ज घटाने के लिए निवेशकों को 12,900 करोड़ रुपए का कर्ज प्रीपे करने का विकल्प दिया था। एयर इंडिया के कर्ज में LIC और SBI सबसे बड़े निवेशक थे। आखिरकार एयर इंडिया लौटी अपने पुराने मालिक के पास। 69 साल के बाद आखिरकार एयर इंडिया एक बार फिर टाटा ग्रुप की संपत्ति बन गई है। सरकार ने आज आधिकारिक रूप से एयर इंडिया को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को हैंडओवर कर दिया है। कंपनी ने 8 अक्टूबर 2021 को कर्ज में डूबी एयर इंडिया के अधिग्रहण की 18,000 करोड़ रुपए में बोली जीती थी। टाटा ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर यह है कि घाटे में चल रही एयर इंडिया के सुचारू परिचालन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में ऋणदाताओं के एक कंसोर्टियम ने टाटा समूह को ऋण प्रदान करने पर अपनी सहमति भी जताई है। कंसोर्टियम एयर इंडिया की आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित अवधि और कार्यशील पूंजी ऋण दोनों उपलब्ध कराएगा और 2030 तक 10 लाख लोगों को
इस क्षेत्र में रोजगार मिल सकता है। जी हाँ, भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के पास 2030 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल और स्किल्ड काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स के एक स्वतंत्र अध्ययन में ये बात कही गई है। अध्ययन में ये बताया गया है कि वर्तमान में इस क्षेत्र में 1.1 लाख लोगों को काम मिला हुआ है और ये बताया गया है कि अधिकांश नए जॉब स्मॉल स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट से पैदा होंगे, लेकिन इसके लिए सरकार को भी इस क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन जैसे उपाय करने होंगे। और राज्यों की रैंकिंग के लिए नया इंडेक्स लाने की तैयारियों में जुट गया है नीति आयोग। विकास के पैमाने पर राज्यों की रैंकिंग का तरीका बदलने वाला है। नीति आयोग एक नया प्रतिस्पर्धा इंडेक्स तैयार कर रहा है जिसमें राज्यों की रैंकिंग उनकी निवेश आकर्षित करने की क्षमता पर आधारित होगी। इसके पीछे सोच राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। इससे $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर तेजी से बढ़ने में भी मदद मिलेगी। और फ्यूचर समूह को कर्ज चुकाने के लिए मिलेगा पैसा। कर्ज में डूबे फ्यूचर समूह ने अपना कर्ज चुकाने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है और वो फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपनी 25% हिस्सेदारी संयुक्त उपक्रम के साझेदार जनरली को 1252 करोड़ रुपए में बेचने जा रहा है। ये कदम कर्ज चुकाने के लिए उसकी संपत्ति मौद्रीकरण योजनाओं का हिस्सा है। कंपनी ने कहा कि FGIICL में शेष 24.91% हिस्सेदारी खरीदने के लिए उसे संभावित खरीदारों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। महिंद्रा ने बिजली से चलने वाले तिपहिया वाहन को पेश किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडरी महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने बिजली से चलने वाले तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन ई-अल्फा कार्गो को पेश किया है। दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत 1.44 लाख रुपए है। ई-अल्फा कार्गो को पेश करने के साथ कंपनी ने तेजी से बढ़ती ई कार्ड श्रेणी में कदम रखा है। ये तिपहिया वाहन 310 किलो तक का भार उठा सकता है और एक बार चार्ज होने पर 80 किलोमीटर तक चल सकता है। इसमें 1.5 किलोवाट की बैटरी दी गई है और इसकी अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए अब नजर डालते हैं स्टार्टअप की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। स्टार्टअप हलचल में लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रोथ स्कूल ने सीड राउंड में $50 लाख जुटाए हैं। इस राउंड में सिकोया कैपिटल इंडिया और आउल वेंचर्स ने भाग लिया। ग्रोथ स्कूल इस फंड का उपयोग अपनी टीम को बढ़ाने और एक मजबूत टेक प्लेटफॉर्म बनाने में करेगी। स्मॉल बिजनेसेस को इंस्टेंट क्रेडिट उपलब्ध कराने वाली स्टार्टअप किश्त ने ट्राइफेक्टा कैपिटल और नॉर्दर्न आर्क से 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी इक्विटी बेचकर अब तक 270 करोड़ रुपए और डेट इन्वेस्टमेंट से 1200 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। एग्रीटेक स्टार्टअप एग्रोमाइलिन ने अपने विस्तार करने के लिए ताजा फंडिंग राउंड में करीब 40 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सिकोया कैपिटल इंडिया के सर्ज एंड वेंचर फंड ओमनीवीर पार्टनर्स इंडिया और ज़ेपर हाइक पीकॉक इंडिया ने ये निवेश किया है। चलिए देखते हैं IPO अपडेट्स में क्या कुछ है खास। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट का स्वामित्व रखने वाली इमेजिन मार्केटिंग ने IPO के लिए सेबी के पास आरंभिक दस्तावेज जमा करा दिए हैं। कंपनी ने IPO से 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है और कंपनी इस राशि का इस्तेमाल अपने कर्ज को चुकाने में करेगी। अडानी विल्मर का 3600 करोड़ रुपए का IPO रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। पहले दिन ये 52% से ज़्यादा भर चुका है। कंपनी IPO से जुटाए जाने वाली राशि का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय और ऋण को कम करने और अधिग्रहण के लिए करेगी। तो दोस्तों, ये मनी 9 का खास बुलेटिन मनी टाइम। हमें उम्मीद है ये बुलेटिन आपके काम की खबरें आप तक पहुंचाता है। आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही काम की खबरों के लिए, बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें मनी 9 के साथ।